तो अब तक आपने ये सीखा कि मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस पर मूव करेगा। अब जब वो मूव करने लगेगा तो क्या होगा? होगा ये कि यहाँ पर जो हमने क्या लगाया था, एक स्पॉट लगाया था। वो स्पॉट किसका था? मिक्सचर का। तो अपने दिमाग में फिर दोबारा से बैठा लें कि हमने यहाँ पर क्या लगाया है? मिक्सचर। और इस मिक्सचर का क्या है? स्पॉट। इस स्पॉट को हम एक नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल स्पॉट। अभी जो ओरिजिनल स्पॉट है ये क्या करेगा? यहाँ से वो जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो मोबाइल फेज में एब्जॉर्ब होते हुए या उसके साथ साथ ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और जैसे ये कंपोनेंट क्या करेंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक पुराना कंसेप्ट याद करना होगा। वो कंसेप्ट पार्टीशन लॉ के थ्रू था। पार्टीशन लॉ ये कहता था कि अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इनटू टू इमिसिबल लिक्विड्स इन अ कांस्टेंट रेशियो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूट एडेड। अगर आपको ये फिक्रा समझ में नहीं आया तो आपको लास्ट लेक्चर एक मेरा जरूर देखना चाहिए, जहां पर मैंने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ाया है। वहां पर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि जो हमारे पास यहाँ पर क्या है? सैंपल। ये जो सैंपल है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके अंदर? दो कंपोनेंट्स में, जिसका नाम रखा है मोबाइल और एक का नाम रखा है स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज इस तरह के कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ क्या हैं? इमिसिबल है, यानी एक दूसरे में हल नहीं होते। तो आप यूँ सोच सकते हैं कि आपके पास ये जो फेजेस हैं ये कुछ इस तरह से हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें एक ऑर्गेनिक फेज है और दूसरा आपके पास इनऑर्गेनिक फेज है। जैसे इनऑर्गेनिक फेज, स्टेशनरी फेज जो कि पानी पर मुश्तमिल है, तो ये मैंने आपको दिया। तो यहाँ पर आपको ये बात फिर समझ में आ गई कि ये दोनों फेजेस मतलब एक दूसरे के साथ चलेंगे तो सही, ऊपर इसलिए चलेंगे डिसॉल्व होकर नहीं, कैपिलरी रिएक्शन की वजह से। यानी मोबाइल फेज मूव करेगा, स्टेशनरी फेज कहीं रहेगा, वहीं अपनी जगह पर ही रहेगा, कहीं नहीं आता जाता वो। तो यहाँ पर आपको समझ में ये आया कि यहाँ दो अलग अलग किस्म के सॉल्वेंट्स हैं और वो जो हमने अपना सैंपल लिया है इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इसमें डिसॉल्व होंगे। देखें, ये जो डिसॉल्व होना है या इंटरेक्ट होना है ये एक ख़ास किस्म का यहाँ पर फैक्टर है। जैसे मिसाल के तौर पर हो सकता है, और ऐसा ही होगा बेसिकली, कि जो हमारे पास सैंपल है उसमें कुछ ऑर्गेनिक पार्ट है, कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट है, कुछ समझ लीजिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है लेकिन उसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक हिस्से हैं। ऐसा भी होता है जैसे कि आपका डिटर्जेंट होता है। तो बहरहाल बात यहाँ पर ये कहने की है कि इनकी क्या होगा? स्टेशनरी और मोबाइल फेस के साथ अलग अलग इंटरेक्शन होगी। चलो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसमें हमने सपोज कर लेने हैं कि तीनों इंक्स मौजूद हैं। हमें पता नहीं है लेकिन हमने सपोज कर लिया। तो हम सोच देते हैं कि जो रेड इंक है वो ज़्यादातर स्टेशनरी फेज में हल होती है या इंटरेक्ट होती है। फेज के साथ जब इंटरेक्ट होगी तो वह रुक जाएगी और मोबाइल फेज के साथ ऊपर नहीं जाएगी। तो होना क्या है? होना यह है कि आपको एक रेड स्पॉट यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जो बाकी दो इंक्स हैं जैसा कि ब्लैक और ब्लू, वो अभी मोबाइल फेज के साथ ऊपर हरकत करती रहेंगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि इन दोनों की भी एक रिलेटिव इंटरेक्शन होगी या कह लें रिलेटिव डिसोल्यूशन होगी इन बोथ कंपोनेंट्स। अब मिसाल लेते हैं कि ब्लैक इंक जो है वो रेड से कम इंटरेक्ट करती है, यानी रेड की निस्बत कम इंटरेक्ट करती है मोबाइल फेज से, लेकिन इसकी निस्बत ज़्यादा करती है। तो क्या होगा? ब्लैक इंक हरकत करती रहेगी और जो ब्लू इंक अगर दरमियानी हैसियत रखती है तो ब्लू इंक यहाँ पर रुक जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनकी रिलेटिव एफिनिटीज हैं, यानी कि रेड की ज़्यादा एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ थी, इसलिए वो ज़्यादा हरकत नहीं की, यानी मोबाइल फेज के साथ हरकत नहीं की। और फिर ब्लू इंक दरमियान में आ गई और आखिरकार कौन सी इंक आ गई? ब्लैक इंक आ गई। यानी ब्लैक इंक की जो रग़बत थी, जो एफिनिटी थी, वो ज़्यादा मोबाइल फेस के साथ थी, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक गई और फिर बिल आखिर वो स्टेशनरी फेस के अंदर रुक जाएगी, क्योंकि एक स्पेसिफिक हाइट से ऊपर नहीं जाया जा सकता। अब आपने ये जो अमल है ये उस वक्त तक करना है कि जो आपका मोबाइल फेस हरकत करते 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 यहाँ तक पहुँच जाए। भाई इसका थोड़ा मतलब ये समझ लीजिए कि ये ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट है, ठीक है। यानी
स्ट्रिप का 3/4 पार्ट अगर मोबाइल फेस ऑक्यूपाई कर ले तो फिर आप इस अमल को रोक दें, ऊपर से लिड हटा दें और पेपर बाहर निकाल लें और उसे खुश्क करना शुरू कर दें। आपने थोड़ी कोशिश ये करनी है कि लेड पेंसिल से यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। ये ज़रा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, क्योंकि क्या होता है बाद में ये निशान गायब हो जाता है, क्योंकि इसमें से सॉल्वेंट उड़ जाएगा और फिर क्या होगा, पीछे हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। इसलिए हम पहले से हल्का सा निशान लगा लेते हैं, फिर इसको स्ट्रिप को खुश्क कर लेते हैं। अब हमारी स्ट्रिप क्या हो गई है, खुश्क हो गई है। इसको मैं उठा के बाहर निकाल के आपको सिखाता हूँ कुछ अब क्या करना है। तो ये रही थी आपकी वो स्ट्रिप जो हमने यहाँ से निकाल कर क्या कर लिया, ड्राई। जब ये स्ट्रिप ड्राई हो जाती है तो हम इसको एक नाम और देते हैं और इसको हम कहते हैं क्रोमैटोग्राम। यानी अब ये क्रोमैटोग्राम है, एक कह लीजिए रिजल्ट है, एक स्पेक्ट्रम है जिसके ज़रिए से आप नतीजा अखज़ करना है। देखिए पहला नतीजा तो आपके पास आ गया है। नतीजा ये है कि हमें पता नहीं था कि यहाँ पर कितने कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमने 3 कंपोनेंट्स देखे, रेड, ब्लैक और ब्लू, ये तीनों कंपोनेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आइडेंटिफिकेशन हो गई भाई, कि क्या आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि क्या मिक्सचर में कंपोनेंट्स हैं, और वो कंपोनेंट्स तीनों के तीनों नज़र आ गए। सपोज कीजिए अगर 2 होते तो आपको 2 नज़र आते, वरना आपको 1 नज़र आता। तो ये थे आपके पास सिंपल सा मेथड जिसके ज़रिए से आपने डिटेक्शन कर ली है। अगर ये डिटेक्शन हो जाए तो हम कहते हैं ये टेक्निक क्वालिटेटिव इस्तेमाल की गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, वो ये है कि जो इंक हमने यहाँ पर डाली थी बतौर सैंपल और वहाँ पर रन की है, अब आप उन कंपोनेंट्स को अलहदा नहीं कर सकते पेपर से। ये पेपर आपको फेंकना पड़ेगा। गो कि बहुत कम मिकदार ज़ाया हुई है, पर ज़ाया हो गई है। इसलिए इस टेक्निक को हम डिस्ट्रक्टिव टेक्निक भी बोलते हैं। यानी ये एक डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, इसमें आपका सैंपल आपको वापस नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप लैब में जाते हैं और अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वो आपका वो ब्लड इस्तेमाल कर कर आपको वापस नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर औकात वहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं और वो जो आपका दिया गया ब्लड सैंपल होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रक्टिव से क्या मुराद है। लेकिन अगर हमारे कंपोनेंट्स बहुत ही कीमती हों और वो ज़ाया थोड़ी सी मिकदार में भी नहीं होने चाहिए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें जाहिर सी बात है डिस्ट्रक्टिव की बजाय एक कंस्ट्रक्टिव टेक्निक लगानी होगी। वो भी यहाँ पर मौजूद है, इसका तस्करा भी मैं आपसे करूँगा। आप समझ लीजिए कि हमारे पास क्रोमैटोग्राम रेडी है और आपने क्वालिटेटिवली ये बता दिया है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल हैं। देखिए हमेशा इंक इस्तेमाल नहीं होती, डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स भी यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे अमीनो एसिड्स भी यूज़ हो सकते हैं। अब जो अमीनो एसिड्स सेपरेट होंगे तो आपको नज़र ही नहीं आएंगे, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कितने कितने कंपोनेंट्स हैं जी। तो आपको एक और काम करना पड़ेगा और उसकी लोकेशन भी मालूम करनी पड़ेगी। मतलब वाइट स्पॉट्स होंगे, सेपरेट हो चुके होंगे, पर आपको नज़र नहीं आ रहे क्योंकि आपके पास पेपर भी वाइट है। तो आपको लोकेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड लोकेटिंग एजेंट। जो आपके पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लोकेटिंग एजेंट है तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड का सोल्यूशन हो सकता है। देखिए होता यह है कि जब आपके पास ये खुश्क हो जाता है तो आप इस तरह की एक बॉटल ले सकते हैं और इस बॉटल से स्प्रे कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि वो हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं या फिर आयरन करते हैं तो कपड़ों पर वो फुस करने के लिए बॉटल इस्तेमाल होती है। तो ऐसे सिंपल सी एक बॉटल, स्प्रेइंग बॉटल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बॉटल में आपके पास क्या होगा, एक लोकेटिंग एजेंट, जैसे मैंने वहाँ बताया हाइड्रोजन सल्फाइड। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो ये जो आपके पास खुश्क हो गया था पेपर, अब वो दोबारा गीला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन किस किस के दरमियान होगा, वो जो हमें इनविजिबल स्पॉट्स मिले थे उनके और जो आने वाला हाइड्रोजन सल्फाइड है या डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हैं उनके दरमियान। जब वो रिएक्शन होगा तो रिएक्शन हो जाने पर जो नए प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कलर्ड होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे मतलब अलग अलग कलर हों, एक स्पेसिफिक कलर अमीनो एसिड आमतौर पर थोड़ा ब्राउनिश शेड के अंदर कलर देते हैं, तो यहाँ पर वो कलर विजिबल हो जाएगा। अब आप उसको दोबारा खुश्क करना है इस क्रोमैटोग्राम को और फिर बता देना है कि यहाँ पर कितने अमीनो एसिड हैं, 1 और 2। लेकिन चूंकि अब कलर्स नहीं हैं और एक ही तरह के 2 स्पॉट आ गए हैं कलर्स के एतबार से, फिर आपको क्या पता चलेगा कि कौन कौन सा अमीनो एसिड यहाँ मौजूद है या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी ये एक क्वांटिटेटिव स्कीम होगी या कह लें एफिनिटीज़ के मुताबिक के क्वांटिटेटिव आंसर होगा, जिससे आप कुछ फैसले मजीद ले सकते हैं कि यहाँ आने वाले जो स्पॉट्स हैं वो एक दूसरे से कितने और कैसे मुख्तलिफ हैं। ये फार्मूला कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। इसको हम शो करते हैं के से। तो इसमें हमें
एक रेशो लेनी होगी। वही रेशो हमने पहले भी ली है, कहाँ पर, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में, और वहां पे भी आपको बताया गया था कि वहां पे एक रेशो लेनी है जिसमें आपको बताना है कि कंपोनेंट ऑर्गेनिक फेज में कितना हल है और इनऑर्गेनिक फेज में कितना हल है। तो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे? हाँ जी, तो K बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मूविंग फेज डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सेम कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज। अगर आपको ये रेशो निकाल ली कि वो कितने कितने मिकदार में है, मतलब कंसंट्रेशंस भी बहुत कीमती हैं। हमें यहाँ पर एग्जैक्टली जल्दी से कंसंट्रेशन नहीं मिलेगी इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में, लेकिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपको मिल सकती है। वो क्या होती है उसके बारे में बहस करते हैं थोड़ी सी, लेकिन इससे पहले इस मामले को मुकम्मल करते हैं कि आप इस रेशो का इस्तेमाल कर कर एक क्वांटिटेटिव आंसर लेंगे, और क्वांटिटेटिव आंसर लेने पर क्या होगा, आपको पता लगेगा कि कौन सा कंपोनेंट दूसरे से कितना ज़्यादा मुख्तलिफ है या उसकी क्या एक स्पेसिफिक रेशो है, और इस तरह से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सेम मिक्सचर। मैं क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड यहाँ पर एक और फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। ये फार्मूला असल में रिटार्डेशन फैक्टर को शो करता है कि RF वैल्यू क्या होती है। ये भी बहुत ही अहम है अगर आप बाज़ जगह पर इसका इस्तेमाल करना चाहें तो RF यानी रिटार्डेशन फैक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। इसी तरह से डिवाइड करेंगे इसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, यानी सॉल्वेंट ने कितना सफ़र किया और कंपोनेंट ने कितना सफ़र किया। अब ये कहाँ लिखा है, ये देखें। अगर हम जिक्र करते हैं इस जगह का, इसका हमने क्या नाम दिया था, हमने कहा था दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिनल स्पॉट। तो ओरिजिनल स्पॉट से रेड कंपोनेंट ने, यानी रेड कंपोनेंट, यहाँ आप रेड कंपोनेंट लिख सकते हैं, रेड कंपोनेंट ने कितना फासला तय किया, ब्लू कंपोनेंट ने कितना किया, और ये फार्मूला हर स्पॉट के लिए अलहदा होगा, और डिवाइड कर देना है आपने किससे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। भाई ये सॉल्वेंट क्या है, ये है वो सॉल्वेंट जिसके लिए मैंने आपसे निशान लगवाया था। तो आपके पास एक तो है सॉल्वेंट के लिए कि सॉल्वेंट ने कितना फासला कवर किया, कहां से, ओरिजिनल स्पॉट से। तो ये है जी वो ओरिजिनल स्पॉट से। मिसाल के तौर पर हम मान लेते हैं कि ये आपके पास 10 सेंटीमीटर पैमाने से आपने नाप लेना है, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और सपोज कीजिए जो रेड आपके पास है ये स्पॉट से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, बाकायदा तौर पर आप इसको लेड पेंसिल से यहाँ पर लाइन लगाकर देखेंगे। इसी तरह से जो आपका सॉल्वेंट मूव किया है वो भी आप यहाँ पर लाइन लगा लेंगे। इस तरह बाकायदा तौर पर हर एक स्पॉट से फासला ले लेंगे और आपके पास क्रोमेटोग्राम मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल मैं रेड के बारे में बात कर रहा था, तो वो 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल मूव किया। तो अब फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे RF फैक्टर फॉर द रेड स्पॉट। जब आपने रेड स्पॉट के लिए काम किया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट, उसने कितना फासला किया कंपोनेंट ने ओरिजिनल स्पॉट से, 5 सेंटीमीटर। तो ऊपर आप लिख देंगे 5, नीचे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, ये कितना था भाई 10, तो आप लिखेंगे 10, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.5। इस तरीके से आपने रेड के लिए निकाल लेना है, ब्लू के लिए निकाल लेना है, ब्लैक के लिए निकाल लेना है, या आपके पास अमीनो एसिड है लाइसिन, उसके लिए निकाल लेना है, या आपके पास कोई और अमीनो एसिड था आर्जिनिन। तो कोई भी आपने कंपोनेंट जो यहाँ पर सेपरेट करना है उसके लिए RF वैल्यू निकाली जा सकती है, और इस तरीके से स्पॉट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर भी किया जा सकता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स के बारे में, यानी क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स कैसी होती हैं। तो क्रोमेटोग्राफी की जो टाइप्स, बेसिक टाइप्स हैं, उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जो उसमें पहला हिस्सा है वो ये कहता है कि क्रोमेटोग्राफी हो सकती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी हो सकती है कौन सी, एडजॉर्प्शन। ये लफ्ज़ है ADSORPTION, यानी एडजॉर्प्शन। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, नाम से जाहिर है पार्टीशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, किसकी, कंपोनेंट्स की, किसमें, 2 किस्म के अलग अलग सॉल्वेंट्स में। तो जो हमने अभी टाइप पढ़ी है जिसे हम बोल रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी, इज सो मच इम्पोर्टेंट इन दिस रिस्पेक्ट। यानी इसी में ऐसा ही होगा कि जो आपके पास क्या है,
कंपोनेंट्स हैं वो दोनों जगहों पे हल हो सकते हैं, यानी स्टेशनरी फेज में भी और मोबाइल फेज के अंदर भी। तो ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है। तो इससे अगर आपको ये पता लग गया है कि ये टाइप ये है, तो इसकी अगर आप डेफिनेशन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो आपने ये वाली बात कहनी है सिंपली कि अगर ऐसा है कि आपके पास जो स्टेशनरी फेज है वो अगर वाटर है या आप कह लें लिक्विड है, तो फिर लिक्विड अगर आपके पास क्या है भाई, स्टेशनरी फेज, तो आप कहेंगे कि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और इसी तरीके से अगर आपके पास यूं हो कि ये स्टेशनरी फेज लिक्विड ना हो, वाटर ना हो, बल्कि सॉलिड हो, तो सॉलिड होने पर क्या होगा, सॉलिड होने पर ये होगा कि अब आप कहेंगे दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी in which a stationary phase is liquid is called partition chromatography, and if the stationary phase is solid then it is called adsorption chromatography.